Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter thermodynamics. Now let us start. Question number 1. Define a system. सिस्टम क्या है बेटा? जैसे आपका ये सिस्टम है, सिस्टम के यहाँ पे बाउंड्री है, ये आपका सिस्टम है बेटा, और सिस्टम के बाहर जितना भी पोर्शन है दैट इज़ द सराउंडिंग. ओके, ये सराउंडिंग है. तो इट मीन्स अ सिस्टम in thermodynamics it is the part of universe in which the observation are made. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. ओके, अब बेटा यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं. ओके, यूनिवर्स बनता है. ओके, अब सराउंडिंग क्या है कि जितना भी यूनिवर्स का जो रेस्ट पोर्शन है, ठीक है, which might be in a position to exchange the energy and matter with the system, this is called as surrounding. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? surrounding बोलते हैं. okay, now next is first law of thermodynamics. क्या होता है first law? means energy of an isolated system that is constant. means energy can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Only it can be transferred from one form to another form. So this is the first law of thermodynamics. Now the next is, what kind of system is the coffee held in a cup? अगर हम कॉफ़ी को कप में लेते हैं तो किस टाइप का सिस्टम है? ये क्या है बेटा? ओपन सिस्टम है, बिकॉज इट कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, क्योंकि ये मैटर और एनर्जी दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है. Okay, so this is called as open system. Now next is, give one example of an isolated system. Isolated system कौन सा होता है बेटा? जिसमें से ना तो हीट एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है. मीन्स ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती ना ही मैटर एक्सचेंज होता है. उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आपका आइसोलेटेड सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, कॉफ़ी हेल्ड इन अ थर्मस फ्लास्क. It is an isolated system because it can neither exchange energy nor matter with the surrounding. Okay, now next is, name the different type of system. System कितने types के बेटा? Open system, closed system and isolated system. Okay, now the next question is, what will happen to the internal energy if the work is done by the system? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है? मीन्स वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम मीन्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज़. इसमें हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है. ओके, now next is, from the thermodynamic point of view to which the system the plants and animals belong. जिसमें एनिमल्स और प्लांट बिलोंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम. क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज, हाउ मे द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी डिफाइंड. थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ है बेटा स्टेट वेरिएबल्स की, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, उसी से हम इसको डिफाइन करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, डिफाइन एंथैल्पी. एंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी. एंथैल्पी किसके लिए होती है बेटा? H इज इक्वल टू U प्लस PV. ओके, U इज द इंटरनल एनर्जी एंड H इज द एंथैल्पी. ओके, P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम. ओके, now the next is, what is enthalpy change? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने आपके. अगर डेल्टा H की वैल्यू बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है तो एंथैल्पी में क्या चेंज आता है? पॉजिटिव कब होती है? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तभी. एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, मीन्स जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, ठीक है, विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. डेल्टा H नेगेटिव क्यों होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए होती है, जिसमें हीट जो होती है वो सराउंडिंग से क्या हो? रिलीज हो. ठीक है, इन विच हीट इज रिलीज फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज. आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है बेटा? जिसमें जो Q होती है वो किसके इक्वल होती है? -W के, और W किसके इक्वल होता है बेटा?
पी डेल्टा वी, ठीक है। तो P मल्टीप्लाई V फाइनल माइनस V इनिशियल इसके इक्वल होती है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, तो इसमें क्या होता है, Q किसके इक्वल होता है माइनस W के, और W किसके इक्वल होता है बेटा nRT/ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Q, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप इसके ln को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा आपका -2.303, दिस इज -2.303 nRT log ऑफ V2 डिवाइड बाय V1, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन हीट कैपेसिटी। Heat capacity for 1 mole of substance is the quantity of heat needed for raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. Means 1 मोल हीट को 1 मोल हमें 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कराने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और ये 1 मोल सब्सटेंस के लिए होती है, तो इसको हम 1 मोल यहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। जितनी हीट रिक्वायर होती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, और टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे होगा, जब हम 1 यूनिट मास क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का हीट करेंगे, जलाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई M इंटू में डेल्टा T, ओके। अब मास क्या है बेटा, मास 1 के इक्वल है, तो इसमें जो Q होता है वो क्या आ जाएगा, C डेल्टा T के इक्वल होता है। अब C क्या है, स्पेसिफिक हीट, एंड M इज़ द मास एंड T इज़ द टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन रिएक्शन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिएक्शन एंथैल्पी। इसको हम डेल्टा RH से शो करते हैं। R मतलब रिएक्शन, H मतलब एंथैल्पी। Now the next is define standard enthalpy. Standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change for a reaction is the enthalpy change when all the participating substance are in their standard state. कि जितने भी participating substance होते हैं वो सारे standard state में होते हैं, तो उसी में जो enthalpy में change आता है उसको हम क्या बोलते हैं, standard enthalpy बोलते हैं, okay. Now next is the standard heat of formation of Fe2O3 is 8 to 4.2 kilojoule per mole. Calculate the heat change for the reaction. इसमें बेटा आयरन है, इसमें ऑक्सीजन गैस पास करते हैं तो Fe2O3 बनता है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट F प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H F रिएक्टेंट, ये बनता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 माइनस 4 ये यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन प्लस 3 मल्टीप्लाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 गिवन है, तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 to 4.2 किलोजूल, ये आपका गिवन है, ठीक है। एंड माइनस में ये आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ओके। तो ये आ जाएगा -1648.4 किलो जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है दैट मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपने आप होता है, उसी को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं।
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है? जो अपने आप नहीं होता है, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Okay, now next is, what is the sign of enthalpy of formation of a highly stable compound? highly stable compound की जो enthalpy of formation में क्या sign use होता है? That means negative sign use होता है. Okay, now next is, predict the sign of delta S for the following reaction. CaCO3 that give rise to CaO, this is CO beta, plus CO2. ओके, देन इसमें जो एंट्रोपी है, डेल्टा एस इज द एंट्रोपी. एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे रैंडमनेस होते हैं. ठीक है, मीन्स डिसऑर्डर से जो अपने हट जाते हैं, उनका जो प्रॉपर ऑर्डर होता है उससे वो हट जाते हैं, तो उसको डिसऑर्डरनेस बोलते हैं. तो इसमें डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, टू आइडियल गैस अंडर द सेम प्रेशर and temperature are allowed to mix in an isolated system. दोनों आपस में जो गैसेस होती हैं मिक्स होती हैं. then what will be the sign of entropy change? entropy change का क्या साइन रहेगा? तो entropy change क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा, because disorder और degree of freedom that increases on mixing. क्योंकि जब गैसेस मिक्स होती हैं तो वहाँ पे जो उसकी रैंडमनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है. सो द एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, these are the 2 marks questions. Now let us start. Question number 1, the change in internal energy is a state function, why the work is not? Why? Because बेटा जो change in internal energy होती है that depends only on the initial and final state of the system. जो initial position पे depend करे and final position पे depend करे, वो क्या है? आपकी इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है. बट व्हेन वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बिकॉज वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, बट इट वर्क डिपेंड ओनली ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. ओके, सो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. नेक्स्ट इज, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and H is equal to U plus PV, prove delta H is equal to QP. इस पे प्रूव करना है आपको. तो बेटा H is equal to U plus PV. तो अब इसमें हम करते हैं डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा PV. ओके, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो डेल्टा U प्लस इसको हम करेंगे P डेल्टा V, फिर अब इसको कांस्टेंट रखेंगे V को, तो यहाँ V लिखा, V डेल्टा P. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ डेल्टा U किसके इक्वल होता है? Q प्लस W के इक्वल होता है. Q प्लस W आ जाएगा. अब बेटा यहाँ से आपको क्या निकालना? Q देखना है आपको. अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपने पुट किया. अब आपका डेल्टा U किसके इक्वल आ गया? Q एज इट इज आपका. वर्क डन किसके इक्वल होता है? माइनस डेल्टा V के इक्वल है. ओके, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जो डेल्टा H है दैट इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा V प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P. ओके, तो इससे बेटा ये वाली चीज़ डेल्टा V से डेल्टा V कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास बचेगी Q प्लस V डेल्टा P. ये आपका बच जाएगा. ओके, नाउ this is the equation delta H is equal to Q plus V delta P. But when pressure is constant, अगर pressure constant है, it means P is equal to 0, then V delta P that is also equal to 0. It means delta H is equal to Q at constant pressure. Okay, then delta H is equal to QP. Okay, this is the answer. Now next is, why is the difference between delta H and delta U not significant for the solid or liquid? The difference between the delta U and delta H that is not significant for the system consisting of only solids or liquids, because they don't suffer any significant volume changes upon the heating. ओके, क्योंकि वो कोई भी एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम सफ़र नहीं करती. जो वॉल्यूम में चेंज आता है मीन्स डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. अगर वॉल्यूम चेंज होगी तभी आपकी जो ये वैल्यूज़ होती हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए
सिग्निफिकेंट होंगी। अब इसमें कोई चेंज ही नहीं आता है, हीट करने पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? दोज वैल्यूज हुज डिपेंड ओनली ऑन द क्वांटिटी of matter, or you can say that size of matter present in the system. Okay, now what do you mean by intensive property? Intensive properties that don't depend on the size and quantity of matter present. Okay, now next is show that for a ideal gas Cp minus Cv is equal to R. This is very important relationship बेटा, कि जब हम किसी भी गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो हीट हमें रिक्वायर होती है फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस और फॉर डूइंग द मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, जो हीट कैपेसिटी सी होती है उसको हम Cv से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको हम डिनोट करते हैं Cp से। तो Qv किसके को आ जाएगा बेटा, Qv इज इक्वल टू Cv डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, U इज द इंटरनल एनर्जी, एंड Qp क्या होता है बेटा, Cp डेल्टा T, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा H, दिस इज द enthalpy change. Okay, now the difference between Cp and Cv that can be derived from a ideal gas, तो delta H is equal to delta U plus P delta V, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको पता है PV is equal to nRT। नाउ अब P डेल्टा V किसके इक्वल होता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन में nRT के इक्वल होता है, nR डेल्टा T। ओके, अब आप में क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, ये आपका कर गया, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, अब ये डेल्टा बेटा आपका यहाँ चला जाएगा, R डेल्टा T। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U इन दिस इक्वेशन, अब डेल्टा H किसके इक्वल होता है बेटा, देखो डेल्टा H आपका होता है Cp डेल्टा T, U किसके इक्वल होता है Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, तो Cp माइनस इज इक्वल टू Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शो दैट फॉर an ideal gas the molar heat capacity under the constant volume condition that is equal to 3/2R, means for the ideal gas, for kinetic theory of gases the average kinetic energy per mole of the gas that is equal to 3/2RT। ओके, अब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपने राइज कर दिया, मीन्स T+1 केल्विन, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 3/2R T+1। ओके, ये इनटू में आ जाएगा। अब दोनों में क्या इंक्रीज हुआ, मीन्स इंक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन, तो E के किसके इक्वल आ गया 3/2R T+1 माइनस 3/2RT, तो यहाँ से बेटा T आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 3/2R। ओके, ये आपका बचेगा। इट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस Cv किसके को आ गया बेटा 3/2R, मीन्स द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स Cv दैट इज इक्वल टू 3/2R। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज a mass 1.25 gram sample of octane is burnt in excess of oxygen in a bomb calorimeter. The temperature of calorimeter rises from 294.05 to 300.78 Kelvin. If the heat capacity of calorimeter that is 8.93 kilojoule per Kelvin. Okay, now find the heat transferred to the calorimeter. Here mass is given beta, that is 1.250 gram, और ये आपका रहेगा 0.00125. Okay, now what is the heat capacity, 8.93 kilojoule per Kelvin. Temperature कितना है बेटा 300.78 minus 294.05, mean that this is 6.73, ये आपका आ जाएगा टेम्परेचर। Now next is how much heat is transferred to calorimeter. अब कैलोरीमीटर में हीट कितनी ट्रांसफ़र होगी, Q is equal to mc delta T.
ओके। तो मास कितना है 0.00125, सी कितना है आपका 8.93 मल्टीप्लाई टेम्परेचर है बेटा 6.73, ओके, ये आपका आ जाएगा एंड दैट इज 0.075 किलो जूल, ओके, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज calculate the heat of combustion of ethylene 2 from CO2 gas and H2O gas at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. The heat of formation of CO2, H2O and C2H4 that are these values are given in per kilojoule per mole. Now what is the equation here कि C2H4 को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में then CO2 and water is रिलीज। अब HF क्या आ जाएगा बेटा, देखो HF CO2 में ये आएगा -393.7 किलो जूल, वाटर के केस में -241.8 किलो जूल एंड इथाइलिन के केस में 52.3 किलो जूल। अब डेल्टा H रिएक्शन की क्या आ जाएगी बेटा, समेशन ऑफ डेल्टा H0F प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H0F रिएक्टेंट। तो जब हम इसकी देखते हैं बेटा तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई CO2 है, 2 मल्टीप्लाई H2O है, ठीक है, माइनस ये रिएक्टेंट है C2H4 प्लस 3 इंटू में O2 आ जाएगा। तो ये आपके जो है वैल्यूज़ आपको गिवन है एंड दिस इज डेल्टा HF0, ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इनको हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं एंड दिस इज द आंसर दैट इज इक्वल टू -1323.3 किलो जूल, ओके, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस विच आर ड्राइवन बाय द एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो मीन्स एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव एंड हैज़ अ लार्ज वैल्यू बट एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, दिस इज सेड टू बी द एंथैल्पी चेंज। देखो बेटा H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव राइज टू H2O, ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो नेगेटिव है, इट मीन्स दिस इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू अमोनिया, ये हैबर प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, दैट्स वाई द इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज will the heat release in the following 2 reactions be equal, give reason in spot of your answer। देखो बेटा ये आपको वैल्यूज़ गिवन है इसकी वाटर की, ठीक है, कि वाटर कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, बट नो इसमें से हीट इन रिएक्शंस में से जो दोनों रिएक्शंस है ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि बेटा ये दोनों गैस फेज में है, ये गैस में बनी है बट ये लिक्विड फॉर्म में बनी है, तो दोनों रिएक्शंस इक्वल नहीं है, मीन्स नो हीट इज रिलीज इन द 2 रिएक्शंस आर नॉट इक्वल्स। हीट रिलीज इन any reactions that depends on the reactant product and their physical state, जो भी हीट इसमें से रिलीज होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे और उसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, जो वाटर प्रोड्यूस होता है गैसियस स्टेट में एंड सेकेंड रिएक्शन में जो लिक्विड फॉर्म्ड होता है। तो जैसे ही हम जानते हैं कि जब हम वेपर प्रेशर को वाटर वेपर्स को कंडेंस करते हैं वाटर की फॉर्म में, मतलब वाटर से वाटर वेपर्स को कंडेंस करते हैं, तो वहाँ पे जो हीट होती है दैट इज़ इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वहाँ पे जो हीट निकलती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। सो मोर हीट इज़ रिलीज इन द रिएक्शन नंबर 2, ओके। नाउ नेक्स्ट इज what is the relation between the enthalpy of the reactions and bond enthalpy, means a chemical reactions which involves the breaking of bonds in reactant and the formation of new bonds in product, means the heat of reactions that depends on the value of heat needed to break the bond formation, means heat of reaction किसके इक्वल होता है बेटा, heat needed to break the bonds in reactant minus heat liberated to form bonds in product, okay, means H0 किसके इक्वल होता है, bond energy in breaking the bonds minus bond energy out to form the bonds, means bond energy of reactant minus bond energy of product. So this is the relationship between the enthalpy of reaction and the bond enthalpy. Now next is the reactions
C. Graphite plus O2 give rise to CO2 plus 393.5 kilojoule per mole that represent the formation of CO2 and also combustion of carbon. Write the delta H naught values of two processes. Okay, तो देखो बेटा, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है CO2 की दैट इज़ -393.5 किलोजूल पर मोल ऑफ CO2, ये आपको वैल्यूज़ गिवन है. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि दो वैल्यूज़ बतानी है. एक आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है कार्बन की दैट इज़ -393.5 किलोजूल पर मोल ऑफ कार्बन. तो डेल्टा एच कंबशन आपकी ये आ जाएगी. तो दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आप बता सकते हो और दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव में होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ इज एंथैल्पी रिलेटेड टू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन. देखो बेटा, क्योंकि मोस्टली जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं और सारी स्पॉन्टेनियस होती हैं बिकॉज देर इज़ अ डिक्रीज इन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती है. एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जैसे C+O2 गिव राइज टू CO2 एंड यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी 394 किलोजूल पर मोल. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस, दिस इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जैसे HCl है, HCl में NaOH ऐड करते हैं हम तो NaCl बनता है प्लस वाटर बनता है, मीन्स डेल्टा एच क्या हो जाएगा -57 किलोजूल पर मोल. तो यह एसिड में बेस डलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, many spontaneous reactions proceeds with the absorption of heat and conversion of water into the water vapor is also an endothermic spontaneous change. So the change in enthalpy is not only the criteria for deciding the spontaneity of a reaction. Okay, so this is some important questions related to chapter thermodynamics. Please learn and write these questions. Thank you, students.